नमस्कार, एनजीएन के खास शो नेताजी बोले छे में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम एक खास जगह आए हैं, एक ऐसी जगह जो एक केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि गुजरात के राजनीति का एक सेंटर पॉइंट रहा। 2017 के चुनाव परिणाम के बाद सुप्रीम कोर्ट तक इस विधानसभा का नाम गूंजा। जी हाँ, हम हैं धूलका में, या पूर्व शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा का गढ़ था। पिछली बार 2017 में भूपेंद्र सिंह 327 वोटों से जीते थे और बाद में उनके निर्वाचन को गुजरात उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट गए और 5 साल बीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था, अभी तक फैसला नहीं आया और फिर 2022 में वापस चुनाव हुआ। 2022 में बीजेपी के लिए वो 327 वोटों की मार्जिन चिंता का विषय थी। बीजेपी ने उम्मीदवार बदला और एक कोऑपरेटिव सेक्टर से नए खिलाड़ी पर दांव लगाया। नए खिलाड़ी ने ऐसे चौके छक्के लगाए कि 327 की मार्जिन बढ़ के 13,000 से ज़्यादा की हो गई। यह विधानसभा मिक्स पॉपुलेशन की है। इसमें कुली है, मुस्लिम है, दरबार है, जवाई है, राजपूत है, पटेल हैं, यानी वह सभी घटक हैं जो पूरे गुजरात की राजनीति में कहीं ना कहीं प्रभाव रखते हैं। हम बात करेंगे किरीट सिंह डाभी से। डाभी साहब, ये 327 से 13,000 का सफ़र कैसा? नहीं, 327 में भी हम जीते थे और 13,000 में भी हम जीते हैं, लेकिन पब्लिक ने जो हमको पसंद किया और जो वोट किया, सब नाते ने वोट किया। कोली पटेलों ने भी दिया, मुस्लिमों ने भी दिया, राजपूतों ने भी दिया, दरबार जो हमारे वहाँ उसने तो बहुत सपोर्ट किया, और जो भरवाड़ कम्युनिटी है वो भी, बेलदार, दलित, प्रजापति, ब्राह्मण, बनिए, सब ने वोट दिया और सबको पता है। लेकिन इतनी मार्जिन जो है वो तो मेरे को भी नहीं पता थी कि इतनी मिलेगी, लेकिन पब्लिक में ने बोल दिया कि नहीं, आपको तो जीतना है, तो जो मेरी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा वोट दिया। और दूसरा कारण ये भी है कि आदरणीय मोदी साहब, जेपी नड्डा जी और हमारा CR पाटिल साहब ने जो काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट, और भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने एरिया का रोड, रास्ता, पानी सब किया था उसका, और जो सामाजिक समरसता थी वो सब मिलके प्लस हुए। और जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी नेतागिरी है उसने भी जो हमको गाइडलाइन दिया उसी प्रमाण से हम बातचीत किया, सबको काम करने का। अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम में जो मैं बोला है वही काम कर रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रकृति है कि जो बोलेंगे, जो पब्लिक को बोलेंगे वही करेंगे। तो वो तो हम कर दिया है, मैंने अभी शुरू कर दिया, फुल प्लेज में कर दिया है। राजनीति में आपका कैसे आना हुआ? आप तो कोऑपरेटिव सेक्टर से थे, बैंकिंग से जुड़े थे, कभी सोचा था विधानसभा जाएंगे? नहीं, विधानसभा का तो नहीं सोचा था, लेकिन मैं पहले कॉलेज में भी इलेक्शन लड़ा था, जनरल सेक्रेटरी बना था। बाद में तहसील पंचायत लड़ा था, तो उसमें भी कारोबारी चेयरमैन बना था। फिर बाद में चालू भी बैंक में भी जॉब चालू थी। और यहाँ का पूरे एरिया में सब लोग पहचानते हैं कि किरीट सिंह का काम कैसा है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत का बोला कि भाई आपको लड़ना है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं लड़ लूँगा। तो हाईएस्ट वोट से जीता मैं। तो शिक्षण समिति का मेरे को जिम्मेदारी दी जिला पंचायत अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, एजुकेशन कमेटी की। और एजुकेशन कमेटी में क्या है कि ये बहुत महत्व वाली है, जो कोई बनने को शुरू में नहीं होता है तैयार, चाहता नहीं है, क्योंकि इसमें पावर नहीं है, पैसा नहीं है। पावर पैसा तो ठीक है, पावर भी ठीक है, लेकिन मैंने उसका पॉजिटिव उपयोग किया कि हर गांव में बच्चा जो पढ़ता है और उसकी पढ़ाई कैसे अच्छी हो, क्योंकि बच्चे में कोई पार्टी का नाम नहीं होता है, भाजपा, कांग्रेस, गरीब, तवंगर, कुछ नहीं होता है। और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में टीचर है हमारे, वो सब टीचर एजुकेशन में जो अच्छे होते हैं उसकी भर्ती होती है। तो उसका पूरा मैंने उपयोग किया, मेरे विस्तार में सभी जगह पे जो चाहिए वो सब दिया।
स्कूल में भी जो ज़रूरत थी टीचरों की, क्लास की, रूमों की, वो सब प्रोवाइड किया। तो एक बार ऐसा हुआ, एसएमसी के साथ मैंने मीटिंगें की थी। हर स्कूल में जाऊँ तो एसएम के सभ्यों से बुलाता था, उसके साथ मैं मीटिंग करता था कि भाई आप स्कूल भी आओ, अपने बच्चे की जिम्मेदारी कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों, अब अपने घर पे आधा घंटा 1 घंटा आपके बच्चों को दो। तो ऐसे करके मैं पूरा ग्राउंड तक जाने का मुझे मौका मिला। ये एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन के हिसाब से, चेयरमैन बनते हैं कहीं काम करने की पद्धति अलग होती है। मैंने सोचा कि यहाँ पे तक जाना है। दूसरी बात, कोऑपरेटिव सेक्टर में, तो कोऑपरेटिव सेक्टर में तो मैं पूरा एक एक फिगर खुद बोलता था मुंह से। कोई पढ़ने की लिखने की मेरे को आदत नहीं है, देखने की आदत नहीं, वैसे बोलता हूँ मैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में मैं पहले लगभग मार्च अप्रैल में 22 में पूरा खेडूतों के पास बैठ गया और हमारी बैंक का ग्राहक सेवा संवाद कार्यक्रम हुआ। उसमें हर जो डिस्ट्रिक्ट बैंक की जितनी भी ब्रांचें हैं, उसी सभी ब्रांचों के अकाउंट के होल्डर तक मैं पहुंच गया कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसी सगवड़ चाहिए। और हमारा जो मैनेजर चेयरमैन साहब है अजय भाई पटेल ने, उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट दिया और बोला कि आप कोई भी आदमी गरीब हो या कोई भी हो, किसको क्या चाहिए, लोन चाहिए, माइक्रो फाइनेंस चाहिए, या खेडूतों को 3 लाख रुपया बगैर ब्याज के लोन मिल रही है तो उसमें आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और क्या डिमांड है खेडूतों की। तो उस टाइम पे खेडूतों की डिमांड में आया था कि भाई सोलर सिस्टम दो। तो अमित भाई साहब अभी सहकारिता मंत्रालय में फर्स्ट मंत्री हुए, उन्होंने ये सोलर सिस्टम को ज़्यादा जोर दिया है कि हर गांव में हर खेडूत के बोर मोटर या ट्यूबवेल सब सोलर से चले तो इतनी एनर्जी बचेगी, बिजली बचेगी तो खर्च कम आएगा। ये तो सोलर के सिस्टम से तो खर्च कम में बिजली पैदा हो जाती है, तो खेडूतों को आई भी होगी। तो ये सब हमने खेडूत तक पहुंचाया कि भाई आप ये सोलर सिस्टम अपनाओ, ये बगैर ब्याज के लोन का सदुपयोग करो और प्राकृतिक खेती करो। उसमें से आपका खर्चा थोड़ा, उत्पादन थोड़ा थोड़ा बढ़े कम होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपका उत्पादन का जो भाव मिल रहा है वो डबल से ज़्यादा मिलेगा। तो अब ये वो शुरू हो गया है। अब खेडूत तो भी समझ रहे हैं कि भाई नहीं, हमको प्राकृतिक खेती करनी है, गाय पालनी है, एक गाय के लिए 900 रुपया सरकार देती है। तो वो सब पहले मैं लगभग मार्च अप्रैल से इसके पीछे था। विधानसभा लड़ना मेरा कोई आइडिया नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन आया तब मैं लगभग 2:30-3 बजे बोला सबने कि भाई आप बोलो तो सही, मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो कैसे मिलेगा। तो मैंने जाके बोला कि भाई बापू को टिकट नहीं देते हो, अगर पार्टी मुझे पसंद करेगी तो मैं मेरे काम में खरा उतरूँगा और भारतीय जनता पार्टी का नाम यहाँ पे हर गांव में हर घर तक पहुँचाऊँगा। और सरकारी योजनाओं, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, जो भी आयुष्मान कार्ड है, जो भी कहीं भी कितनी भी ऐसी जो है वो सब पहुँचाता हूँ। अभी तो मैंने हमारे एरिया में पोस्ट ऑफिस में जो 5,000 से ज़्यादा विधवा बहनों का पेंशन मिलता है, और विधवा बहनों को पेंशन लेने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है, और पोस्ट ऑफिस में उसको लिखना नहीं आता है, अंगूठा नहीं आता है, ऑनलाइन नहीं होता था, स्लो चलता है, कुछ भी निकाल के पूरे दिन बैठा रखते हो तो कल आओ या परसों आओ। 2-3-4 बार ये बहनें जाती है विधवा बहनें, तब पेंशन मिलता था। अब मैंने वर्ष शुरू करवा दी कि पेंशन सब बहनों को घर पे मिलेगा और टपाली जाएगा, ड्रेस पहन के जाएगा और पूरा शिस्त में जाएगा। यहाँ पे सभी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में अभी सब लोग खुश है, क्योंकि यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है। किसी को मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी में, कोई अधिकारी की बदली में भी नहीं पड़ता हूँ। जो भी अधिकारी आएगा उसको उसके पास कैसे काम लेना है मेरे को पता है। उसके पास काम लेने की मैं मेरे अमित भाई से और अजय भाई से सीखा हूँ कि अधिकारियों को खुश भी रखना है, उस पर काम भी लेना है, काम तो उन्हीं को करना है। तो वो भी सब करते हैं। अभी यहाँ अधिकारी होए, पुलिस होए, मामलतदार होए, प्रांत होए, टीडीओ ऑफिस होए, इवन तो एग्रीकल्चर अधिकारी है हमारे यहाँ पे, एजुकेशन है, सब खुश है कि भाई आपके आने के बाद मैं बोलता हूँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप जो निर्णय सच्चा है वो सच्चा निर्णय लेके आपके अनुभव के हिसाब से भी आपको पता है कि ये सच्चा आदमी है, तो उसके फेवर में निर्णय करके उसको धक्का धुक्की मत कराओ, उसका टाइम से उसका काम निपटाओ।
तो अभी तो मैं कर रहा हूँ। और अब पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खेडूतों को जो एग्रीकल्चर के लिए पानी देना है, तो उसमें भी मैंने रजूआत किया है मंत्री श्री को, बजट भी दे दिया है। अभी चौमासा है, चौमासा में जितना होगा कैनालें साफ हो जाएगी। जहाँ अभी कैनाल नर्मदा की टूट गई है, फतेहवाड़ी की टूट गई है, तो वो रिपेयरिंग चल रहा है। और बारिश का टाइम भी हो गया है, तो नया काम जो करना है वो लगभग दिवाली के आसपास शुरू हो जाएगा। पर एक साल में यहाँ कोई गांव धोलका विधानसभा का मेरा प्रयत्न ऐसा रहेगा कि धोलका विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी गांव में खेडूतों को पानी नहीं मिलेगा खेती के लिए, ऐसा नहीं होगा। सबको पानी मिलेगा। पानी है, लेकिन पानी का जो ऑपरेशन करना है ना, कि भाई टाइम से पानी दो, टाइम से पानी बंद कर दो। खेडूतों को दूसरी ओर समझाना है कि भाई आप पानी का बिगाड़ मत करो, पानी जितना चाहिए उतना ही लो, तो आगे दूसरे खेडूतों को जाएगा तो दूसरा खेडूत उसका टाइम से वो कर सकेगा। तो ये सब खेडूतों को भी समझाना है, अधिकारियों को भी समझाना है, पानी ठीक से ढंग से देना है, बारिश का भी उपयोग करना है, पानी कैसे स्टोरेज करना है वो भी चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अमित मोदी साहब जब गुजरात में थे तब से पानी स्टोरेज का उन्होंने तालाब बनवाए थे, नए नए तालाब बनवाए थे। और उस टाइम किसी को पता नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन अब सबको पता चल रहा है कि पानी स्टोरेज हो रहा है तो खेती होती है। और दूसरी बात यह है कि भाई शाला प्रवेशोत्सव 2000 के साल में ये शाला प्रवेशोत्सव हुआ, तब बालको ड्रॉप आउट रेशियो लगभग 30-40% ड्रॉप आउट एरिया था, ये रेशियो था। लेकिन अब वो रेशियो बढ़कर 1 या 2% हो गया। मैं खुद गया था, लेकिन वो जो 20 साल पहले शाला प्रवेशोत्सव शुरू कराया उसका परिणाम आज मिल रहा है। और आज एक गांव में जाओ तो कोई पुलिस में है, कोई मामलतदार में है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो रिजल्ट मिलता है ना, उसका समय लगता है। एक दिन में 2 दिन में ये काम नहीं हो सकता है। तो मोदी साहब का जो विजन है, अभी आप देख रहे हैं हम कि पूरे वर्ल्ड लेवल में उन्होंने जो प्रवास किया शुरुआत में, तो विरोधी लोग बोल रहे थे जो घोटालेबाज है सब कि घूमने जाते हैं। घूमने नहीं जाते भाई, पूरा दुनिया अभी मोदी मोदी कर रही, तो कैसे कर रही? उनका विजन था कि मेरे को ये करना है, तो ये करने के लिए ये सब जरूरी है, तो वो कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन उसका जो रिजल्ट मिलेगा, ये हमारी देश की भी लगभग 10वें-11 नंबर पे थी आर्थिक में, तो अभी 5वें नंबर आ पाएगी। अभी 2 दिन पहले बोला मोदी साहब कि अभी तीसरे नंबर पे आ जाएगी। तो ये सब कैसे होता है? क्योंकि इंडिया में, भारत में यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है, 50-60% यंग जनरेशन है। तो उसके लिए काम चाहिए, तो काम के लिए उद्योगों चाहिए, शिक्षण चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटलों चाहिए, सब एनवायरनमेंट चाहिए। और सबको इकट्ठा करने के लिए रोड चाहिए, मेट्रो चाहिए, फास्ट ट्रेन चाहिए। तो सब एक ही साथ आप देखो काम कर रहे हैं। और पूरा देश का जो पहले 10-8 साल 9 साल पहले की जो इनकम थी और आज की इनकम देखो, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है देश की, जीएसटी द्वारा या कुछ और टैक्स द्वारा, तो वो पब्लिक में बांट रहे हैं। पहले तो सब घोटाला करके घर ले जाते थे, तो पब्लिक वैसे ही वैसे रहती थी, गरीब गरीब, तवंगर। उद्योगों में लाइट नहीं मिलती थी, कट जाती थी। अब तो 24 घंटे लाइट मिल रही है, तो पानी मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो अभी तो मेरे ख्याल से तीसरा नंबर पर तो मोदी जी बोल रहे हैं, तो वो तो होगा ही होगा। लेकिन $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बना रहे हैं, वो उसमें भी मैं तो देश को और के हमारी गुजरात की जनता और ख़ास करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बोल रहा हूँ कि आप 1-1 घंटा काम ज़्यादा करो, तो 140 करोड़ लोग 1 घंटा काम ज़्यादा करेगी, तो कितना 140 करोड़ कलाक आवर्स काम में बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ेगा तो देश की हुंडियामण बढ़ेगी। तो ये सब कर रहे हैं। और काम जो पब्लिक भी साथ दे रही है, और पब्लिक में भी जो आप देखो तो पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक मजबूत हो रही है, इसका वजह यह है कि मोदी साहब का जो लंबा विजन है और अमित भाई शाह की जो दीर्घ दृष्टि है, वो भी सब चल रहा है। पहले बोल रहा था कि कश्मीर ने, अभी तो कश्मीर की बात कहाँ हो, पूरा पाकिस्तान लेना बाकी है, ऑक्यूपाई कश्मीर लेना बाकी है। वो सब होगा, जो बोलेंगे वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नेतागिरी कोई कम नहीं होती, यहाँ कोई वारसागत राजकारण में नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी में सब कोई अपने लड़के के लिए नहीं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब मेरा विजन है। और मैं तो सोचता हूँ कि मेरा जो पार्टी ने मेरी पसंदगी की है,
भारतीय जनता पार्टी ने धौलका एमएलए की जवाबदारी जिम्मेदारी मेरे को दी है, उसमें मैं कैसे सब लोगों का, मेरा वाटर शो का, अभी तो मैं 2,60,000 से ज़्यादा वोट है हमारे यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि सब ने मेरे को वोट दिया है, कोई मुस्लिमों ने भी दिया है और सभी ज्ञाति ने मेरे को वोट दिया है, ऐसे समझ के मैं सबका काम कर रहा हूँ। और मोदी साहब ने जो नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये काम से, ये सिस्टम से हम चल रहे हैं और आगे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग कोई काम बाकी नहीं रहे, ऐसा करने का मेरा प्रयत्न है। आपने अंतर्राष्ट्रीय मसलों की बात की, राष्ट्रीय मुद्दों की बात की, गुजरात वापस आ जाते हैं, शिक्षा की आपने बात की। आजकल गुजरात में गवर्नमेंट सिस्टम पिछले चुनाव में भी एजेंडा में था विपक्षी दलों के, तो गवर्नमेंट सिस्टम कहीं ना कहीं तो स्कूल में फेल है ना सर? नहीं, कहीं भी फेल नहीं है। आप ये देखते हो कि एक स्कूल में थोड़ा सा बहुत पानी गिर गया है, वो गिर गया है, एक देखते हो, बराबर है। पहले कॉलेज कितनी थी यहाँ पे? कुछ नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं थी, कोई ज़्यादा यूनिवर्सिटी नहीं थी, अब कितनी है? कोई एक आदमी जाए, पहले 25 साल 27 साल पहले की स्कूलें देखो, वो निकाल के, जो हम पहले बोल रहे थे ना अमित भाई शाह और नरेंद्र भाई मोदी कि हमको तो 5-10 साल खाड़ा पुरने में लगेगा, इनका अभी ये खाड़ा पुर रहे हैं हम। कोई एक आदमी ऐसा बोलेगा कि यहाँ पे ये पानी है तो ये गलत बात है। नहीं, पूरा आप देखो तो 99.9% यहाँ पे सभी जगह पे एजुकेशन बहुत अच्छा मिल रहा है और कई देशों से यहाँ लोग को पढ़ने आते हैं। कोई एक जगह है तो ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, वो भी होगा तो वो बन जाएगा अच्छा, बहुत बढ़िया बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है। छोटा उदयपुर के लोगों के लिए ये एक गुड मैसेज है। किरीट सिंह भाई कह रहे हैं कि यदि वो खराब है तो उसमें सुधार होगा और बन जाएगा। आपकी जो विधानसभा है वो ऐतिहासिक विधानसभा है, पांडवों का यहाँ से गहरा नाता था, वो क्या है? हमारे पे यहाँ जो धौलका एरिया है ना, वो विराट नगरी बोली जाती है पहले से, सालों से। जब इस्लाम नहीं था तब से ये विराट नगरी है। और विराट नगरी में यहाँ में धौलका में पांडवों की शाला है, जहाँ पांडव पढ़ते थे। भीम का रसोड़ा है, जहाँ भीम रसोई बनाते थे। वो पत्थर का है, पूरा पुराना, बहुत बढ़िया। आप देखने जाओगे, देखने लायक है। यहाँ पे अगर कोई भी, मैं तो सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप सब लोग आओ और इधर देखो कि यहाँ इतना पुराना सा आपको मिलेगा। कितनी भी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो पुरानों हजारों साल पुरानी है। और इस्लाम तो अभी आया, तो अभी वो लोगों ने कुछ दबान करके रखा है, लेकिन विराट नगरी है, उसमें तो कोई ना नहीं बोल सकता है। पूरा अब मिनल, आप तालाब देखो, मलाव तालाब, तो वो न्याय किया था मिनल देवी ने। पूरा तालाब में बीच में एक झोपड़ी थी, तो वो झोपड़ी रख के उसी टाइम राजा ने, वो मिनल देवी ने रखा था कि भाई ये माँ जी की झोपड़ी है, उसको रखो और उसके बाजू में तालाब बनाओ। पूरा पत्थर से, पूरा बहुत पुराना तालाब है वो वहाँ आप जाओ तो उसको बोलते हैं कि न्याय देखना है तो मलाव तालाब देखो। तो मैं तो बोलता हूँ, यहाँ जो भी टूरिस्ट आने वाले हैं, अगर आएंगे और सोच रहे हो कि गुजरात में जाना है, धौलका में जाना है, विराट नगरी में जाना है, तो ये टूरिस्ट को भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप धौलका में आओ और ये सब पांडव कालीन जो मंदिर है, यहाँ पे पांडव कालीन महादेव भी है, वो सबका दर्शन करो, धन्य हो जाओगे। और यहाँ पे बाजू में लोथल बन रहा है, जो नरेंद्र मोदी साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो वहाँ भी लगभग हजारों करोड़ रुपए का खर्च अभी हो रहा है, पूरा डेवलप हो रहा है। पूरा एरिया धौलका 6 लेन 4 लेन पूरा गांव रोड से ज्वाइंट हो गया है धौलका। पूरा सभी एनवायरनमेंट में जो भी देखो सब हो गया है, लेकिन पूरा तत्व तो पुराना धौलका तो है, पांडवों कालीन है यहाँ पे। इतिहास का संरक्षण एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और जो पीढ़ियां अपने इतिहास को नहीं संजोती उनका भविष्य खत्म हो जाता है। यहाँ उनके संरक्षण को लेके क्या परिस्थिति है? यहाँ पे पुरातत्व खाता वाला लोग जो 1-2-3 आदमी रखते हैं, पूरे सफाई का काम नहीं करते। उसको मैंने हाथ पर लिया है काम कि अभी उसकी सफाई हो, उसमें कोई काम बगैर कोई जाए नहीं, ऐसा हो, जैसा है वैसा हजारों सालों से वैसा ही रहना चाहिए, ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। और ये सब क्योंकि ये उसका प्रचार प्रसार करोगे
तो पब्लिक को, लोगों को पता चलेगा कि भाई ये पांडवकालीन यहाँ पे सब रसोड़ा, स्कूल, निशाल जो बोलते हैं वो पांडवों के निशाल बोलते हैं, और ये तालाब सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। अब उसको थोड़ा रिनोवेट करेंगे तो हो जाएगा। उसको कौन संभालता है, सफाई नहीं करता है, भी कुछ होता नहीं, लेकिन हो जाएगा। पुरातत्व में भी जो रजूआत करनी है वो मैंने कर दिया है, वो काम शुरू हो जाएगा। आपका 2 दशक का लगभग 20 साल का सार्वजनिक जीवन है। जब कभी पीछे मुड़ के देखते हैं तो कभी लगता है क्या पाया, क्या छूट गया? नहीं, 20 साल पहले तो मैं नहीं, पर मैं बोलता हूँ कि 20 साल पहले, 25 साल पहले यहाँ सिंगल पट्टी रोड था। धौलका से अहमदाबाद जाने के लिए अभी जो भी रास्तों से 3 रास्ता है अहमदाबाद से धौलका आने का, तीनों रास्ता 4 लेन हो गया है। अब उसमें दिक्कत बिल्कुल शांति से आए होंगे। वो सिंगल पट्टी था, थागर थिगर था। कांग्रेस का सब जितने कांग्रेस के नेता थे ना उस टाइम में, वो सबके नाम का थिगड़ा लगता था ऊपर। आपकी गाड़ी 30 से ज़्यादा भाग नहीं सकते। आप अभी 120 पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी हो गया। खेडूतों को पानी नहीं मिलता था, वो भी मिल रहा है। पाइपलाइन मिल रही, पानी मिल रहा है, लाइट का कनेक्शन मिल रहा है। 24 घंटे पहले लाइन ही नहीं थी, लाइट ही नहीं थी खाने में, गांव में, घर में, तो बच्चे पढ़े कैसे? शाम को खाने का समय होता है तब लाइट चली जाती थी। तो लोग बोलते थे, जब पहले बार हमारी 22-25 साल पहले भाजपा की सरकार के लिए हम वोट मांगने जाते थे तो बोल रहे थे कि भाई 1 घंटा लाइट देना खाने के समय। अब तो 24 घंटे दे रहे। ये डिफरेंस है। बस की सगवड़ पूरी। पहले एक गांव में एक साइकिल कोई लेके जाता था 25-27 साल पहले, 30 साल पहले, तो साइकिल देखने लोग गांव वाले लोग आते थे कि कैसे चलती है। अब पूरे गांव में हर घर में बाइक है, 4 व्हील है, गाड़ी है, सबके पास सब कुछ है। पहले 2-5 गांव में एक फोन था, वो लैंडलाइन, पीसीओ तो बाद में आया। पहले एक लैंडलाइन था, तो पूरे गांव वाला लोग एक मुखिया के घर जाते हैं, वहाँ पे बोले कि मुखिया हमारा फ़ोन आवा, तो बोलना मुखी चालू रख के कोई लड़का भेजे, वो आवे, बात करे। तब तक कोई एक्सीडेंट बन गया हो, कुछ बन गया हो तो चला जाता है, तब उसको पता चलता था। अब तो हर घर में 5 आदमी हैं तो लेडीज जेंट्स सबके जेब में मोबाइल है। और मेरी बात सुनो, पहले तो मेरे ख्याल से 3,000-4,000 रुपया फ़ोन का बिल आता था मोबाइल का। अब 300-400 रुपये में तो जी भर के बात कर रहे हैं लोग। पूरा डेटा भी यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्ट हो गए सब। तो ये दुनिया तो बहुत फास्ट चला दी है मोदी साहब ने और अमित भाई। अभी भूपेंद्र भाई पटेल हमारे काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री श्री CR पाटिल साहब की जो दिग्दृष्टि है उसके हिसाब से मैं तो, इन्होंने तो बोला था कि पूरी 182 आनी चाहिए, तब हमको भी लगता था। लेकिन उसके बाद हमने उसका सर्च किया तो पता चला कि भाई 20 MLA ऐसे है कि जो 5,000 से कम में हारे हैं बीजेपी के। अगर सोचो थोड़ी मेहनत किया होता तो ये कैसे हो जाता। तो कांग्रेस का नाम निशान नहीं रहता, वो नाम मिटने वाला है मेरे ख्याल से, ऐसा लगता है। कैबिनेट बर्थ में अपने आप को किरीट सिंह डाभी देखते हैं कि नहीं? क्योंकि ये तो असेंबली कैबिनेट मिनिस्टर की असेंबलीज रही। क्या हुआ? कैबिनेट बर्थ में, सरकार में, मंत्रिमंडल में आप अपने को देखते हैं कि नहीं? क्योंकि ये जो विधानसभा है ये तो मंत्री की विधानसभा रही। बापू लंबे समय तक मिनिस्टर्स रहे। नहीं, मैं तो जो MLA हूँ, धारासभ्य हूँ, या जो आप विधायक बोलते हो तो विधायक हूँ। मैं विधायक से मेरा पूरा अभी मंत्री जैसा ही काम कर रहा हूँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है ना वही करेंगे। मेरा तो पूरा दिल इधर है कि मैं जब तक यहाँ 5 साल रहूँ ना, बस ठीक है, पूरा काम में, मेरे विस्तार में कोई काम बाकी नहीं रहना चाहिए। मेरी दृष्टि यही है। मैं ऐसा कोई, मेरे को MLA का पता नहीं था तो मैं आगे कैसे सोचूंगा। वो तो मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ा है। पार्टी को देखना है, पार्टी जो करे वो। लेकिन जो काम देखती है पार्टी में क्या है कि 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है कि आप इधर जाओ तो तैयार, तुरंत तैयार जाना है और काम करना है और पूरा सबको मदद करना है। जिसको जो चाहिए वो सब उनको दिलाना है, उनका हक दिलाना है। कोई ज्ञाति जाति में मैं नहीं ध्यान देता हूँ, मैं तो सबका काम करता हूँ, हर लोगों का।
आप जब खाली होते हैं, किरीट सिंह के शौक क्या हैं? मैं फ्री बैठता हूँ ना, तो मेरे को पता है कि भाई कल ये डिपार्टमेंट में जाना है, तो मैं इसका पहला अभ्यास कर लेता हूँ और फिर मैं वहाँ स्पीच देता हूँ। अगर कुछ नहीं है तो मैं सरकारी योजनाओं में, हमें विधानसभा में बहुत दिया है मटेरियल्स, तो सरकारी योजना क्या है, उसमें क्या लोगों को करूँ तो मिले, तो एक एक योजना पढ़ता हूँ, आधे घंटे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ने का। कोई बोलता है कि मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, नहीं, 1 घंटा पढ़ना है। बाकी डेली का न्यूज़ में न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ सुबह में आधा घंटा, तो और न्यूज़ देखता हूँ टीवी में, तो पता चलता है पूरी दुनिया का, पूरा देश का। तो इससे ज़्यादा क्या करना है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। अगर फ्री बैठा हूँ तो कहीं गांव में चला जाता हूँ, सबके बीच में बैठ के थोड़ा चाय पानी करके वापस आ जाता हूँ। धोलका के लिए आपका विजन क्या है, एक एमएलए के तौर पे और एक सिटीजन के तौर पे? धोलका में जो ज़रूरियात है अभी वो लगभग 1 साल में पूरी हो जाएगी। गटर, पानी, रोड, हर गली में रोड, यहाँ पे पोल बोलते हैं, जहाँ कालूपुर है ना अहमदाबाद में, ऐसी पोलें हैं इधर। तो सब गली गली में रोड करना है, ब्लॉक लगाना है, सब काम पूरा करना है। और आयुर्वेद या एजुकेशन में तो हर स्कूल में मैं बैठता हूँ तो बुलाता हूँ कोई टीचरों को, कुछ को, कि भाई ड्रॉप आउट अभी हमने एडमिशन दिलाया है, सब शाला प्रवेशोत्सव किया है, तो उसमें से 2 महीना हो गया, तो उसमें कोई ड्रॉप आउट तो नहीं हुआ है ना, हुआ तो क्यों हुआ, आप जाओ उनके घर जाओ, उनको वापस लेके आओ। अगर कोई बीमारी है तो उसको यहाँ पे पूरी ट्रीटमेंट मिल रही है कि नहीं, CHC PHC में डॉक्टर टाइम से जाते हैं कि नहीं, CHC PHC में PM होता है कि नहीं, कोई आम आदमी को, गरीब आदमी को कोई धक्का धुक्की तो नहीं खिलाता ना। पर मेरे ख्याल से, मुझे पता है तब तक, तो मैंने पहले बोला कि यहाँ कोई अधिकारी ना बोलते नहीं है, सबको काम करना है और सब काम दिल से कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी ट्रांसपोर्टिंग का था तो वो भी हमने ट्रांसपोर्टिंग शुरू करवा दिया, ST की 2 बस दी है हमारा हर्ष संघवी साहब ने, ST की बसें नई दिलवा दी और पूरा रूट भी नया बना दिया, लंबा रूट भी बना दिया, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हो गई है। अभी धीरे धीरे मांगेंगे उसको भी, हमको भी कोई 1 आधी 2 ट्रेन नहीं, 2 हो सकते हो तो करेंगे। अभी तो 3-4 महीना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पब्लिक की डिमांड आएगी वैसे वैसे मैं डिमांड सरकार के पास करूंगा। सरकार मुझे पूरा सपोर्ट करती है, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी कर रही है, केंद्र की हो या यहाँ की हो। हमारा जो भी लगते हो तो तुरंत बुलाते हैं कि भाई आपके डिमांड ध्यान में है, आपका काम हो जाएगा, तो चलता है। एमएलए के तौर पे पहला सेशन कैसा था? क्योंकि वो जो विधानसभा का सैदाय खंड है वो तो एक तरह से स्कूल तरह का होता है, पहली बार जाते हैं, तमाम बड़े बड़े नेता मिलते हैं जिनको आप सालों से नाम सुने होते हैं, एक उसमें टेक्निकलिटी है, कैसे सवाल होंगे, क्वेश्चन आवर क्या है, जियो आवर क्या है, प्राइवेट बिल क्या है। विधानसभा में पहले तो ये तो मेरा पहला अनुभव था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पंचायत में मैं थोड़ा बहुत मेरा जो अनुभव था, वो विपक्ष में भी मैं नेता था। पहले 2.5 साल जिला पंचायत में विपक्ष का नेता था, तो कैसे प्रश्नोत्तरी करनी है वो भी मैं करता था, पूरा 3-4 घंटे ज़्यादा मीटिंग चलाता था, जो भी करना है वो करता था। फिर आया मैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत में सत्ता में, तो उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे समझा लेना है, पहले बात कर लेनी है, वो कर लेता था मैं, तो कोई तूफान नहीं होता था। यहाँ पे विधानसभा में तो 182 लोग अधिकारी सब सामने बैठे, IAS IPS, और हमारा अध्यक्ष जी शंकर भाई चौधरी जो बहुत अनुभवी और चेयरमैन भी हैं बनास डेयरी के, और बनास डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। तो पहले तो 5 दिन हमने देखा कि भाई लोग कैसे प्रश्नोत्तरी करते हैं, अपने एरिया का क्या कैसे रजूआत करनी है, तो किसको बोलना है, तो वो रजूआत होती थी, तो वो सब किया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। अभी एकदम तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बोलना है तो सारा पूरा गुजरात के जो टॉप लीडर है वही बैठते हैं, तो तुरंत हमारी एक भी रजूआत ऐसी होनी चाहिए कि चोटदार होनी चाहिए और लोगों उपयोगी होनी चाहिए। कोई
एक मेरा प्रश्न से मेरा जवाब देने वाला हमारा मंत्री श्री जो भी है उसको लगता है कि भाई ये जवाब देने से किसी को आहत होगी, तो ऐसा मैं प्रश्न नहीं करता हूँ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोक उपयोगी काम होए कि मेरा प्रश्न से लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा और लोगों को ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा, ऐसा प्रश्न करता हूँ मैं, और वो मिलते भी हैं, वो काम भी शुरू हो जाता है। पहले सेशन में कितने सवाल किए आपने, कितनी चर्चा में भाग लिया, या साइलेंट ऑडियंस की भूमिका में? नहीं, मैंने नहीं 5-6 सवाल तो मैंने भी किए थे, और 5-6 सवाल जो किए थे, कहीं मैं बीच में भी बोल रहा था कि भाई मेरे को बोलना है जो बोलना है। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में किसी को बोलना है तो आंगली ऊंची करके बोल रहे थे कि भाई हमको ये साहब बोल रहे हैं, उसमें मेरा अभिप्राय ये है, मेरा ये ओपिनियन है, ऐसा करोगे तो इनकी बात साहब की सच है। तो हम भी बोलते, कांग्रेस वाले की अगर सच है तो वो भी बोलते कि भाई नहीं वो सच है, लेकिन वो पॉजिटिव देखते ही नहीं है। उनको तो ऐसा है कि हम विरोध पक्ष को विरोध करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी सरकार सच्चा काम करे तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। अभी तो कर रहे हैं वो सब, क्योंकि नहीं तो उसको भी पता है कि नेगेटिव अब लोगों को पसंद नहीं है, घोटाला लोगों को पसंद नहीं है। सब लोग तो, पब्लिक तो बोलती नहीं है, नहीं बोलती है, इसलिए तो 156 पे आ गए हम, और वो सिमट के 17 रह गए, क्योंकि सबको पता है कि उसका जहाँ से गंगा जी निकल रही है उनकी घोटाले में से निकल रही है ना, तो ये तो चलेगा नहीं। विधानसभा में सवाल पूछना विधायक के हाथ में होता नहीं है, और किरीट भाई की ने 6 सवाल पूछे तो बड़ी बात है। ये एक एक्टिव एमएलए की साइन है कि 6 सवाल पूछे, क्योंकि विधानसभा की प्रक्रिया ऐसी है कि आप सवाल देते हैं, फिर ड्रॉ होता है, ड्रॉ में यदि आपका सवाल लगा तो इन हाउस आपको पूछने का मौका मिलता है, नहीं लिखित में आपको जवाब मिल जाता है। किरीट भाई ने ये भरोसा दिलाया है कि वो अगले सदन में भी सक्रिय भूमिका में रहेंगे और धोलका का जो विजन है उसको फुलफिल करेंगे। एनजीएन न्यूज़ से आपने बात की, इसके लिए शुक्रिया। आभार आपका।